जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज 3 टॉपिक को कवर करूंगा। पहला है आपदा मित्र योजना क्या है, किसने जारी की है, किस विभाग संबंधित इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है इंस्पायर सेट 1 क्यूबसेट सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। फिर इंस्पायर के बारे में जानेंगे, प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, क्या है इंस्पायर प्रोग्राम है, कैसे सैटेलाइट है, किस प्रकार का कार्य करेगा, इस सभी के बारे में जानेंगे। फिर एल्डर लाइन बुजुर्गों के लिए टेली फ्री नंबर जो जारी किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इसके बारे में जानेंगे। ये किस योजना है, किस मंत्रालय ने लागू की है। पहला है आपदा मित्र योजना, आपदा मित्र प्रोग्राम। शुरू में इसे 30 जिलों में लागू किया गया था प्रायोगिक स्तर पर। जब ये ट्रायल के रूप में लागू किया गया तो ये सफल पाया गया। सफल है तो सरकार ने जो है अभी वर्तमान में इसे 350 जिलों में लागू किया है। योजना बना रही है, लागू करने के जारी किया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके साथ ही एक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल भी जारी किया जाएगा। इसके दस्तावेज भी इसमें क्या होगा, ये सभी कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल सभी प्रकार के प्रोटोकॉल पर आधारित आपातकालीन अलर्ट सार्वजनिक चेतावनियों के आदान प्रदान के लिए एक पहल होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपदा मित्र योजना ये किस प्रकार कार्य करेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यह एक पुरानी योजना नहीं है, ये नई योजना नहीं है, ये पुरानी योजना है। आप सोचिए द्वारा अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है तो 2021 में जारी की गई नहीं, इसे 2016 में जारी किया जा चुका है। और ये केंद्र क्षेत्र योजना है, यानी सेंट्रल द्वारा जारी की गई स्कीम है, ना कि राज्यों द्वारा। और इसका क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, नोडल एजेंसी कौन है, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका गठन कब हुआ था, 2006 में हुआ था। 2005 के एक्ट के तहत, याद रखना आप। इसका कार्य क्या होगा भाई, व्यक्तियों की पहचान करना, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना। अब योजना का लक्ष्य क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह स्वयं सेवकों व्यक्तियों को पहचान करेगी, उनको तत्काल ज़रूरतों के ध्यान में रखते हुए उन्हें कौशल प्रदान करेगी। कैसा कौशल कि अचानक आई हुई कोई भी विषम परिस्थितियों में कैसे बचाव कार्य करें, कैसे बुनियादी आवश्यकताओं को पहुंचाएं लोगों तक, इस प्रकार के इसे कौशल प्रशिक्षण योजना है। इसमें किस प्रकार ये कार्य करेगी, तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक पैनल बनाया जाएगा। पैनल द्वारा इसे लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वो आपदा मित्र के तौर पर कार्य कर सकें। और क्या होगा, और राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर आपातकालीन प्रतिक्रिया किट प्रदान की जाएगी। और एक ब्लॉक या जिला स्तर पर भंडार या आपातकालीन भंडार की स्थापना की जाएगी। जैसे टॉर्च हुआ और बचाव के उपकरण हुए, इस प्रकार के सामान वहाँ रखे जाएंगे। कुल मिलाकर आपदा से संबंधित सारी योजनाएं एक प्रकार आप एक टॉपिक में लिख लीजिए, मेंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होगा। और समझ लीजिए आपदा से संबंधित कोई भी कार्य होगा तो NDMA याद रखिए, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और राज्य संबंधित होगा तो SDMA, और जिला संबंधित DDMA डिस्ट्रिक्ट नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी DDMA डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसे नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। NDMA का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, नोट कीजिएगा। चलिए मैं खुद ही लेके आया हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। एक पेज में आप नोट कर लीजिए, ये मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सरकार जब GS पेपर 3 में ये काम आएगा, GS पेपर 3 में काम आएगा, ये GS पेपर 3 में काम आएगा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में लिखिए। तो क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, और आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठन इसका। तो ये चीज़, और एक NDMA SDMA DDMA, ये जो आचार्य याद रखना, तो बस मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और विश्व के स्तर पर क्या पहल की जा रही, आइए उसने भी देख लेते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क याद रखना आप, सेंडाई फ्रेमवर्क 15 वर्षों के लिए 15 से 30 तक है, और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आपदा न्यूनीकरण के लिए। अब आइए बात NDMA की हुई, तो आइए इन्हें डालते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। यह एक वैधानिक निकाय है। क्योंकि वैधानिक लीगल आईडी क्यों है, क्योंकि ये एक्ट के द्वारा पारित किया गया। कौन सा एक्ट है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की तरह से बात किया गया। तो जो संसद द्वारा पारित किया गया तो वैधानिक होगा ना। और लागू कब हुआ, तो 2006 में लागू हुआ, याद रखना। 2005 में एक एक्ट के तहत 2006 में लागू हुआ है। उद्देश्य क्या होगा, अगर आपदा वाला कार्य हो तो आपदा ही बताएगा, कुछ पढ़ाई लिखाई थोड़ी बताएगा। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा कि आपदा के दौरान प्रतिक्रियाओं के समन्वय, कोऑर्डिनेशन करना, और लचीली आपदाओं के लिए से संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु
क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग करना और लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना। और यानी आपदा संबंधी आपको जो भी आ जाए ऑप्शन में आप टिक कर देना कॉमन सेंस लगाकर। अगला है इंस्पायर सेट फर्स्ट क्यूबसेट सैटेलाइट। आइए पहले जानेंगे कि क्यूबसेट सैटेलाइट क्या होता है, इंस्पायर सेट क्या है। इंस्पायर अलग है, इंस्पायर एक प्रोग्राम है, सैटेलाइट सेट फर्स्ट ये इसके प्रोग्राम का पहला सैटेलाइट है। इसमें टोटल 7 सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, टोटल 7 सैटेलाइट छोड़े जाएंगे इंस्पायर प्रोग्राम के तहत। क्यूबसेट सैटेलाइट क्या होता है, ये नैनो क्यूबसेट सैटेलाइट नैनो सैटेलाइट को कहते हैं, नोट कीजिएगा। आइए पहले इंस्पायर का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि इंटरनेशनल प्रोग्राम है और इसमें क्या कार्य क्या, रिसर्च को बढ़ावा देना और एजुकेशन को बढ़ावा देना। किस क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अगर आपको ना आता हो फिर भी अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो इससे आप क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएंगे। अब आइए देखते हैं इंस्पायर सेट क्यूबसेट सैटेलाइट के बारे में। यह एक छोटा वैज्ञानिक उपग्रह है जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में, तो ये नोट कीजिएगा कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट में, लियो में, पृथ्वी की निचली कक्षा में, निचली कक्षा है 100-200 किलोमीटर तक, तो निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। नोट कीजिए कहाँ पर, निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो एक कॉम्पैक्ट लोनोस्फीयर जांच के साथ पृथ्वी के आयनमंडल का अध्ययन करेगा। तो क्या करेगा, पृथ्वी के आयनमंडल, जैसे मैंने कि नाम से क्या, रिसर्च एंड एजुकेशन सैटेलाइट है, तो रिसर्च में क्या है, पृथ्वी के आयनमंडल का अध्ययन करेगा। और कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट्स में छोड़ा जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट 100 से 200 किलोमीटर, लो अर्थ ऑर्बिट 100 से 200 किलोमीटर पृथ्वी के आयनमंडल का अध्ययन करेगा। आयनमंडल में क्या किस चीज़ का अध्ययन करेगा, सौर विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है, सौर विकिरण का आयनमंडल पर क्या प्रभाव है। जैसे नहीं अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था कि सौर तूफान के कारण जो आयनमंडल में सैटेलाइट है उनमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, तो यहाँ हमारे धरती में जो उपकरण कार्य करते हैं उनमें भी व्यवधान उत्पन्न होगा। तो इसी के लिए सैटेलाइट हो रहा है कि किस प्रकार ये पृथ्वी से इतना दूर होते हुए सौर तूफान पृथ्वी के आयनमंडल को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। CIP ऑल इन वन प्लाज्मा सेंसर है, जो एक समय साझाकर तंत्र ने टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म के कई सेंसर, इसमें कई सेंसर लगे होंगे जो एक सफल उपकरण कई सेंसर कार्यों को करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करेगा। यानी कुल मिलाकर आप समझिए कि आयनमंडल पर होने वाले सभी प्रकार के अध्ययन के लिए इसमें इक्विपमेंट लगाए गए हैं ताकि आप सौर तूफान से होने वाले व्यवधान को अध्ययन कर सकें वैज्ञानिक। अब आप कहें सौर तूफान क्या होता है, तो सौर तूफान जब कोई एक टॉपिक आएगा सन से संबंधित या सन सैटेलाइट संबंधित, तब उसमें हम इसको भी कवर कर देंगे। और क्या करेगा, और इस बात की जानकारी प्रदान करेगा कि सूर्य का कोरोना क्या होता है, सूर्य के बाहरी सतह को कोरोना कहते हैं। कोरोना फोटोस्फीयर की तुलना में अधिक गर्म क्यों है, क्योंकि वैज्ञानिक के दिमाग में या वैज्ञानिक पूरे वैज्ञानिक समुदाय में इस बात का कौतूहल चिंता का विषय बना हुआ है कि सूर्य का सतह से ज़्यादा सूर्य का फोटोस्फीयर इतना गर्म क्यों है। जैसे आप समझिए अगर सतह गर्म है तो बाहर गर्म होना लाजमी बनता है, लेकिन सतह ठंडी है, सतह इसकी बाहरी कोरोना की अपेक्षा सतह ठंडी है, तो इस कारण सूर्य के वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत ही कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसका अध्ययन करने में ये कुछ सहायता प्रदान करेगा। सूर्य का कोरोना जैसे बताया बाहर की सतह फोटोस्फीयर सतह की तुलना में अधिक गर्म क्यों है, विभिन्न सौर घटनाओं के तत्वों के बहुतायत में परिवर्तन क्यों होता है, जैसे कि अक्सर सौर तूफान क्यों आते रहते हैं, ये घटनाएं पृथ्वी के आयनमंडल को किस प्रकार प्रभावित करती है, जैसे मैंने आपको बताया है। और ये इसका वजन मैंने कहा नैनो सैटेलाइट वे सैटेलाइट होते हैं जिनका वजन 10 किलोग्राम से कम हो, तो 10 किलोग्राम से कम है ये नैनो सैटेलाइट है। और इसे इसरो द्वारा PSLV से लॉन्च किया जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह क्या है, ये थर्ड जनरेशन का है और 4 स्टेज का है, 4 स्टेज हैं और तीसरी श्रेणी का है PSLV। अब आइए एक नज़र मारते हैं इंस्पायर अंतरिक्ष कार्यक्रम में सक्रिय विश्वविद्यालयों का एक संघ है। इसमें जैसे अमेरिका की यूनिवर्सिटी, ताइवान की, जापान की और सिंगापुर की, इनकी सबकी यूनिवर्सिटी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, तभी ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है ना इंस्पायर, इसे नाम से क्या इंटरनेशनल, जो अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने हेतु निर्मित किया गया है। इंस्पायर कार्यक्रम के तहत पृथ्वी और अंतरिक्ष मौसम अवलोकन सैटेलाइट के एक समूह की परिकल्पना की गई है। एक समूह मतलब श्रृंखला है जिसमें इंस्पायर सेट 1 से लेकर 7 तक, इंस्पायर सेट 1 से लेकर 7 सैटेलाइट छोड़े जाएंगे। ये पहला सैटेलाइट है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस प्रकार सैटेलाइट छोड़े जाएंगे। ये देखिए इंस्पायर 2, फर्स्ट 2, थर्ड
4th 5 6 7। अब आइए एक नज़र मारते हैं नैनो सैटेलाइट या क्यूबसैट सैटेलाइट। क्यूबसैट सैटेलाइट दे या नैनो सैटेलाइट दे, नैनो सैटेलाइट का ही दूसरा रूप है या एक टेक्निकल रूप है क्यूबसैट सैटेलाइट। क्यूब सैटेलाइट एक मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज कम लागत वाला, छोटा होगा तो ऑब्वियसली कम लागत होगा, छोटा उपग्रह है जो आमतौर पर तकनीकी प्रदर्शन यानी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक नैनो सैटेलाइट है। अन्य नैनो सैटेलाइट पॉकेट क्यूब, ट्यूब सेट, सन क्यूब, सिनसैट आदि, ये सब क्या है? नैनो सैटेलाइट। अब आप पहचानेंगे कैसे? जिसका वजन 10 किलो से कम हो उसे नैनो सैटेलाइट की श्रेणी में रखा जाता है। अगली स्कीम क्या है? एल्डर लाइन, बुजुर्गों के लिए टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर क्या है? 14567। याद करना कितना आसान है, 1 के बाद 4 5 6 7, इन टोटल 5 अंक हैं। ये किसने लागू किया है? तो ये नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बस। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये पीसीएस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पीसीएस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वृद्ध व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को मनाएगा, इसे 1 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। और यह पूरे अखिल भारतीय समझिए पूरे भारत में लागू जो पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर है ये। बुजुर्गों संबंधी सरकार की अन्य पहले भी देख लेते हैं, जैसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वायो श्रेष्ठ सम्मान, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कार्यक्रम। तो कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए से आप रिवीजन कीजिए, प्रॉपर क्लास लीजिए। धन्यवाद।